उत्तरकाशी का दर्द लोग अभी भूल भी नहीं पाए हैं कि हिमाचल में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। बुधवार शाम को शिमला में बादल फटने से हड़कंप मच गया। कई मकान और पुल पानी में बह गए। बादल फटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ऊंचाइयों पर खड़े लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसे। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये, पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि ये बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। वहीं निचले इलाके में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। उधर शाहरुख खान भाई का देखो, उधर ये ढाबा ही अंदर दब गया है। वो यार साजन का भी पीछे चला गया। ओह माय गॉड। इस खौफनाक मंजर ने उत्तरकाशी में आई आपदा की याद फिर से ताजा कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन वीडियो लोगों की रूह कपाने वाला है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई पुल बह गए। वहीं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 300 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। कानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा लिए, क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है। 20 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन में इस बार हिमाचल प्रदेश को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। तो वहीं लेह के लामायुरू में उस वक्त खौफनाक मंजर देखने को मिला जब पहाड़ पर अचानक से सैलाब आ गया। कई पर्यटक पहाड़ पर फंस गए। सैलाब के साथ आए मलबे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से मलबे के साथ सैलाब आ गया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जो रास्ते में आया वो बहता चला गया। सैलाब के आने से सूखे पड़े नाले उफान पर आ गए। जो पर्यटक स्कूटी लेकर घूमने निकले थे वो सैलाब के चलते फंस गए, क्योंकि पानी के साथ आए मलबे से सड़क पर फिसलन इतनी तेज हो गई कि लोगों को पैदल स्कूटी निकालनी पड़ी। वहीं सैलाब जहां जहां से गुजरा अपने पीछे मलबा छोड़ गया, जिससे लेह की कई सड़कें मलबे में भर गई। कई रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का असर देखने को मिला। तो हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से होजो नाले में बाढ़ आ गई, जिसमें ओसिम प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण में लगे हुए 5 कर्मचारी फंस गए। जैसे ही बादल फटा, चीख पुकार मच गई। पहाड़ी पर मौजूद कुछ लोगों ने आवाज लगाकर नीचे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों को निकालने को कहा, लेकिन वो निकलते तब तक होजो नाले में बाढ़ आ चुकी थी। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। हेलो। जिससे ओसिस प्रोजेक्ट के 5 कर्मचारी सैलाब में फंस गए। वहीं होजो नाले में पूह गांव के लिए लिफ्ट की गई 11 करोड़ की पेयजल योजना, कंपनी का पुल, मजदूरों का डारा और सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की मशीनरी सब तबाह हो गई। फिलहाल बचाव दल की टीम फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटी है। प्रशासन का दावा है कि मजदूर ठीक हैं और उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बादल बुधवार शाम करीब 7:20 पर फटा, जब मजदूर सड़क निर्माण के काम में जुटे थे। और आइए अब आपको तस्वीरें और खबर बता देते हैं उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और जाने अनजाने लोग हादसों का भी शिकार हो जा रहे हैं। ये पड़ी है गाड़ी। पानी का ये बहाव बता रहा है कि इसे पार करके निकलना खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। यहाँ के बेलगढ़ नाले में पानी के इसी तेज बहाव के चलते एक कार बह गई। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पता ये चला कि अंधेरा होने के कारण कार का ड्राइवर रास्ते को समझ नहीं पाया और पहले कार पानी के बहाव में फंसी और फिर आगे जाकर पलट गई।
इससे पहले एक बाइक सवार भी पानी के तेज बहाव में फंस चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान ऐसे खतरनाक रास्तों पर चलने से बचें। और वहीं हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में लगातार हो रही जमकर बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पानी जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा है। तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रभागा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और पानी जोबरंग पुल के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह पुल जोबरंग पंचायत के 3 गांव जोबरंग, रापे और राशेल को जोड़ता है, लेकिन इस वक्त पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, इसलिए लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लेकिन अगर ये पानी जल्दी ही नहीं उतरा तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास के गांव का तमाम कारोबार इसी पुल के रास्ते होता है। और अब खबर है तेलंगाना के मंचेरियल जिले से, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोग परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। ये अपील काम भी आ रही है। स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। मंचेरियल जिले के नरसापुर गांव में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि एक गर्भवती महिला और उसका परिवार पानी की तेज धार में फंस गया। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी की धारा कितनी तेज है और अगर रस्सी छूटी तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। गर्भवती महिला के बाढ़ के पानी में फंसे होने की खबर जैसे ही जिले के एसएसपी किरण कुमार तक पहुंची, तुरंत पुलिस को एक्टिव किया गया और मौके पर भेजा गया। एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी को बांधा गया और फिर एक स्ट्रेचर के जरिए इस गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। नतीजा यह हुआ कि यह महिला सुरक्षित अस्पताल तक पहुंच पाई। महिला के परिवार ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग प्रशासन की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ ही देर की बारिश की वजह से नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई, जहां पर कई रिहायशी इलाकों में जगह जगह पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा पानी इंजीनियरिंग कॉलेज वाली रोड पर भरा, जहां पूरी सड़क ही पानी में डूब गई, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बारिश का पानी घरों में, दुकानों में घुस चुका है। लखनऊ में हुए इस जल भराव ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि वीआईपी इलाका हो या फिर आम इलाका, हर जगह सूरत हाल एक जैसा ही है। इससे पहले हुई बारिश में लखनऊ के अंदर कई सड़कें धंस गई थी, जिसकी डेंट पेंट भी नहीं हो पाई थी कि अब सड़कें तालाब बन गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। और आइए अब बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां पर बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ घंटे की बारिश ने पटना का ऐसा हाल कर दिया कि गली, मोहल्ले, सड़क, चौराहे सबको पानी से भर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई सड़क नहीं बची जहां पानी भरा ना हो। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में बंद न हो जाए, इसी डर से वाहन चालक गाड़ियों को तेजी से चलाते नजर आए। वहीं कहीं इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को घर तक पहुंचने के लिए घुटनों पानी में चलना पड़ा। पटना में हुए इस जल भराव के लिए लोग नगर निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि वक्त रहते नालों की सफाई की गई होती तो पटना सिटी की हालत ऐसी न होती। और आइए अब आपको खबर दिखा देते हैं हैदराबाद से, जहां के याकूतपुरा इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां पर पानी के तेज बहाव वाले 8 से 10 मीटर गहरे कुएं में गिरे हुए एक शख्स को स्थानीय लोगों ने जिंदा बचा लिया। इस तस्वीर को देखिए और केवल ये अंदाजा लगाइए कि ये शख्स पानी के इतने तेज बहाव के बावजूद बच कैसे गया। ऊपर से मदद करने वाले लोगों की आवाजें आ रही हैं। सीढ़ी को नीचे डालकर ये लोग
लगातार पानी में फंसे शख्स को उसे पकड़ने के लिए कह रहे हैं। ये पूरा मंजर इतना डरावना है कि शख्स का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये घटना है हैदराबाद के याकुतपुरा की, जहां एक शख्स जो पेशे से बकरी पालक है, अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने इस पुराने कुएं के पास चला गया और पैर फिसलने के कारण अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस कुएं की गहराई 8 से 10 मीटर बताई जा रही है। जैसे ही यह कुएं में गिरा, पानी में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने लगा। मोहल्ले के लोगों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वो दौड़कर कुएं के पास आए और इस शख्स को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले रस्सी डाली गई और फिर सीढ़ी, जिसे पकड़कर यह शख्स इस कुएं से बाहर निकल पाया। जैसे ही ये बाहर आया, इसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मोहल्ले के लोगों के साहस की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब बात बिहार की, जहां की मोतिहारी पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसकी कई राज्यों में तलाश हो रही थी, क्योंकि इनकी चोरी का अंदाजा बिल्कुल अलग और अनोखा अंदाज नजर आता है। देखिए, चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, शातिर चोर एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। चोरों ने शटर के पास चादर तान ली और कुछ समय बाद वहां से निकल गए। दरअसल ये शटर कटवा चोर गिरोह है, जिसने मोतिहारी में मोबाइल की दुकान से लाखों की लूट को अंजाम दिया। इनकी लूट का अंदाज औरों से बिल्कुल अलग है। इनके आगे बड़े बड़े ताले भी फेल हैं। एक बार फिर देखिए, दुकान पर 6 चोर पहुंचते हैं और हटते ही 5 रह जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक को शटर काटकर अंदर भेज दिया गया, जिसने लाखों के एप्पल मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 एप्पल के मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु तक इस गैंग के तार जुड़े हैं। ये लोग चोरी का सामान नेपाल में बेच देते हैं। पुलिस पकड़े गए चोरों से उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के जबलपुर में बैंक में हुई करोड़ों रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। करोड़ों की लूट को 11 अगस्त को 5 लुटेरों ने अंजाम दिया था। लुटेरों ने महज 17 मिनट के अंदर बैंक से 14 किलो सोना और 5 लाख की नकदी लूटकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने वाले 5 बदमाश हेलमेट पहनकर बैंक में दाखिल हुए थे और तुरंत इंसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया था। लूट के बाद 5 लुटेरे बैंक के बाहर निकले और 2 बाइक पर बैठकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। आसपास के इलाके में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने एक बदमाश का स्केच भी जारी किया है। तो वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में हत्या के आरोपी की पुलिस ने भारे बाजार में परेड निकाली। इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर एक अनोखे अंदाज में बाजार में घुमाया भी गया। आरोपी को पहले एक अलग पोशाक पहनाई और कोर्ट में पेशी से पहले करीब आधा किलोमीटर तक निशानदेही के लिए लेकर गई। हथकड़ियों में कैद रास्ते भर आरोपी मुंह छिपाता रहा, लोगों से नजर बचाता देखा। जिसने भी आरोपी को देखा वो उसका वीडियो बनाता हुआ नजर आया। दरअसल आरोपी अमित पर 5,000 रुपए का इनाम था और वो पिछले साल 6 जुलाई को ही हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी ने उसके दोस्त के साथ झगड़ा करने वाले की साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें अभी भी पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी है। वहीं आरोपी की परेड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंंग केस में हुई है। इंस्टाग्राम पर संदीपा के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। आरोप है कि संदीपा ने hibukeer.com के नाम की एक वेबसाइट चलाई,
जिसमें वो FDA अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा करती थी, लेकिन असल में वेबसाइट पर दिखाए गए प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं थे। ईडी को शक है कि ये वेबसाइट बिजनेस के बजाय पैसों की हेराफेरी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया थी। ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की थी और अब ईडी ने संदीपा को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने ये कार्रवाई पंजाब में दर्ज FIR के आधार पर की, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर धोखाधड़ी और पैसों के गबन के आरोप लगाए गए थे। वहीं ईडी की जांच में पता चला है कि संदीपा विर्क का रिश्ता रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके अंगाराई नटराजन सेतुरामन से भी था। दोनों के बीच गैर कानूनी काम को लेकर बातचीत होती थी। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के कोने कोने में देशभक्ति का माहौल है। 15 अगस्त से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग तिरंगा के साथ आजादी का उत्सव मना रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके सामने, देश भर के कई हिस्सों की ये तस्वीरें जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऐसे में पहली तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान के अनूपगढ़ की है, जहां प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ BSF ने तिरंगा यात्रा निकाली। दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी यानी कि खजुराहो की। यहाँ पर देश के नौनिहाल देशभक्ति रंग में सराबोर नजर आए, जिन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा की आकृति भी बनाई। तीसरी तस्वीर ओडिशा के संबलपुर से है, जहां पर युवाओं ने बाइक रैली निकाली। बिहार के कैमूर की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह भी शामिल हुए और झारखंड की राजधानी रांची में बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के नेताओं ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी मंत्री आशीष सूद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सैकड़ों युवाओं और स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन ऐतिहासिक हो गया है। जी हां, यहां पर सदन की कार्यवाही 24 घंटे चलने वाली है, जो कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई और आज सुबह 11 बजे तक नॉनस्टॉप जारी रहने वाली है। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा हो रही है। करीब 17 से 18 घंटे होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा में योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर अभी भी चर्चा चल रही है और आज चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये ऐतिहासिक दिन, और आपको बता दें कि 19 घंटे से ये चर्चा चल रही है और कल सुबह 11 बजे से कार्यवाही सदन के अंदर जारी है। 24 घंटे नॉनस्टॉप ये कार्यवाही चलेगी। सदन में विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। सीएम योगी सदन को संबोधित भी करेंगे। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, लगभग 19 घंटे का समय हो गया है। 11 बजे सुबह तक ये जो कार्यवाही है वो चलेगी और वाकई ऐतिहासिक दिन है ये यूपी विधानसभा का। निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात करें तो आने वाला जो 2047 होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से किस तरह का होगा, इस पर दोनों दल जिस तरह से चर्चा करते हुए नजर आए, पूरी रात इस चर्चा पर सबकी नज़र बनी रही। इस बीच में थोड़ी नरम थोड़ी गर्म अगर बात करें, पहले अगर हम बात कर लें कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने विकास को बताया और अपनी बातों को कहा। इसी बीच थोड़ी सी गर्मी भी देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक बोल रहे थे और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आपस में थोड़ी सी झड़प के भी मूड में दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में फिर हस्तक्षेप हुआ और सब कुछ एकदम सामान्य हो गया। एक बात आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से इस पूरे अगर विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 का जिस पर चर्चा हो रही है उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि विपक्ष हंगामा कर देगा और कहीं ना कहीं जो चर्चा होगी वो सरगर्मी के बीच होगी। तो इन सब चीज़ों से इतर एक अच्छा माहौल देखने को मिला कि इसमें पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दोनों पक्षों के जो विधायक हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के साथ अपने क्षेत्र की बातों को भी रखा। जिस तरह से अगर बात करें, अगर एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि भदोही के जो विधायक थे उन्होंने जो टैरिफ है, उनका जो क्षेत्र है वो कालीन का क्षेत्र है और कालीन
इन को टैरिफ से कितना प्रभाव पड़ेगा उनके व्यवसाय पर और आने वाला समय व्यवसाय के लिए कितना कठिन होगा, इस पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की गई और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने इस विकास की धारा को कैसे आगे ले जाया जाए इस पर चर्चा की। जो योजनाएं चल रही हैं इस पर चर्चा की और चर्चा लगातार जारी है, आगे बढ़ रही है और सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक भावना है कि आने वाला जो साल होगा, आने वाले जो वर्ष होंगे, जो 2000 अगर बात करें 2047 को, तो उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से शीर्ष पर जाए, विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आए। तो चर्चा जारी है। 11 बजे के बाद ये चर्चा खत्म होगी और इसके साथ ही जब सीएम योगी भी इस चर्चा के समापन के दौरान मौजूद रहेंगे, इस दौरान सीएम योगी संबोधन भी करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा के बाद अपनी बात रखते हैं तो क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा उस वक्त के लिए। जी, और ये वाकई ऐतिहासिक सत्र है नीतीश, इसमें क्योंकि विपक्ष के नेता भी बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं और इस वक्त अगर आप बताएं तो अंदर कौन कौन मौजूद है इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन होगा उसको भी विस्तार से आप समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, यूपी विधानसभा में विशेष चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की है। पूजा पाल ने अतीक अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में मेरी जैसी तमाम महिलाओं को सीएम योगी की वजह से न्याय मिल पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। और यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की और इस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज की स्थिति में कानून व्यवस्था का राज है। कानून का राज है। आप भी देखें, सपा के लोगों का आतंक आपने देखा है, दंगा फसाद गुंडागर्दी खुलेआम आपने देखा है। अपने को हिंदू कहने में लोग डरते थे। जब उनका काफिला निकलता था तो बड़े बड़े लोगों का, जो अधिकारी होते थे, उनका काफिला रुक जाता था। और आज पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति का हत्या कराने वाले को आज मुझे न्याय मिला है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, और तय किया था मिट्टी में मिला देंगे। विदेश मंत्री के विदेश दौरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह मॉस्को जाने वाले हैं। आपको बता दें कि यहां वो अपने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ मुलाकात करेंगे। 21 अगस्त को होने वाली इस द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और रशिया के संबंधों में काफी करीबी देखने को मिल रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रशिया का दौरा भी किया था और वहां मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही कई शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की थी। इस साल जून के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के बीच भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ बातचीत भी वो करेंगे। वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हालात तेजी से बदल रहे हैं। वांग यी की भारत दौरा पीएम मोदी के चीन दौरे के ठीक पहले हो रहा है। पीएम मोदी के इस महीने के अंत में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चाइना की यात्रा पर वो जाने वाले हैं और पीएम पहले जापान की यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर को चाइना के दौरे पर भी रहेंगे। तो 18 अगस्त को भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री भी जल्द ही चाइना जाने वाले हैं एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 बाइक सवारों की सजगता ने एक बच्ची को बचा लिया। जहां पर बीटीआई रोड पर बच्ची अकेली जा रही थी, अचानक कुत्तों ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसी समय देवदूत बनकर आए 2 बाइक सवारों ने बच्ची को बचा लिया। ये उसी दौरान का सीसीटीवी है। 2 कुत्ते सड़क पर बैठे हैं, सामने से बच्ची आ रही है,
सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बच्ची एक कुत्ते के आगे बढ़ती है, दोनों कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर एक और कुत्ता बच्ची की तरफ दौड़ता है। बच्ची डरकर पिकअप वैन के पीछे छिप जाती है। जब तक कुत्ते उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाते, सामने से आ रहे इन बाइक सवार ने बाइक रोकी और बच्ची को कुत्तों से बचाया। दोनों तब तक वहां खड़े रहे जब तक बच्ची सुरक्षित जगह नहीं पहुंच गई। इस तरह संवेदनशील लोगों की वजह से एक बच्ची कुत्तों के हमले से बाल बाल बच गई। कुछ देर पहले इन्हीं कुत्तों को एक शख्स बिस्किट खिलाकर गया था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। रात से हो रही बारिश की वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर्षिल और धराली में नदी के तट पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि वो घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो धराली में जो आपदा आई उसके बाद से लगातार लोग दहशत में हैं, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ तो अब लोग लगातार देखने को मिल रही है। रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से हर्षिल और धराली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो भागीरथी नदी के किनारे रह रहे लोग हैं, उन्हें सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। और इस वक्त हम भागीरथी नदी के तट पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार भागीरथी नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हर्षिल की बस्ती है उसको खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि इस हर्षिल की बस्ती से सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव तेज हुआ है उससे कटान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो हर्षिल की आबादी है इसको पूरी तरह से खाली कराया गया है। और लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जो लोग भागीरथी नदी के किनारे रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये हर्षिल की आबादी है और यहाँ पर कई होम स्टे हैं, कई होटल हैं, दुकानें हैं, मार्केट है, जिसके लिए लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भागीरथी नदी में बारिश की वजह से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन आबादियों में खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो सेना का कैंप है, जहां सेना की गाड़ियां खड़ी होती हैं, सेना का गेस्ट हाउस है जहां पर उसके गेस्ट रुकते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। सेना के जवान वहां से हट गए हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता और लगातार पानी से जो कटान है वो जारी है, जिसकी वजह से जो नदी के किनारे रह रहे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी में जो बहाव है वो कितनी तेज है और लगातार इस बहाव की वजह से जो कटान है वो जारी है।